नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति और आज मैं आपको जो हम पाठ पढ़ रहे थे पाठ 6 अवकलज के अनुप्रयोग का तीसरा भाग पढ़ाऊंगी। तो अब तक जो हमने पढ़ा था आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि प्रथम अवकलन परीक्षण कैसे करते हैं और फिर हम उदाहरण 7, 8 व 9 पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात बताऊंगी। यह आपको आगे जो प्रश्न होंगे उन्हें हल करने में आसानी देगा। यदि कोई दो मान x1 और x2 हैं, जहां x1 जो 1x1 आप x1 x2 बोल सकते हैं, x1 x2 बोल सकते हैं, मैं x1 x2 बोलूंगी। यदि दो मान x1 और x2 हैं, जहां x1 x2 से छोटा है और इन बिंदुओं पर फलन का मान f(x1) व f(x2) है, तो फलन वर्धमान कब कहलाता है? वर्धमान फलन तब कहलाता है यदि f(x1) f(x2) से छोटा हो। तो x1 x2 से छोटा है तो वर्धमान फलन तब कहलाएगा यदि f(x1) भी f(x2) से छोटा है। यानी जो दो अगर बिंदु हैं और f(x1) f(x2) दो मान है तो बढ़ता हुआ आपका इसकी आकृति बनेगी, इसीलिए हम इसको वर्धमान फलन कहते हैं। तो एक इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। तो दिखाइए कि f(x) 7x-3 एक वर्धमान फलन है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो मान लीजिए R में x1 x2 कोई दो संख्याएं हैं, जिस तरीके से कि x1 x2 से छोटा है। ये हमने यहाँ का पहला जो यहाँ पहला हमारा वाक्य था हमने वो ले लिया। अब इसको आप गुणा करेंगे, दोनों ही तरफ आप 7 से गुणा करेंगे तो 7x1 छोटा रहेगा 7x2 से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों जगह से 3 घटा देंगे। तो यह हमारा यहाँ क्या आ गया, 7x1 - 3 और 7x2 - 3 यानी 7x1 - 3 और 7x2 - 3 हमारे यहाँ का क्या आ गए, यहाँ x1 और x2 यानी f(x1) f(x2) से छोटा है। तो हमारा वर्धमान फलन बन गया। जब हम लेकर चले थे कि हमारा x1 x2 से छोटा है, हम किसी तरह करते करते हम यहाँ पहुंच गए कि हमारा f(x1) दरअसल f(x2) से छोटा है। तो हमारा वर्धमान, हमारा जो फलन दिया गया है वह वर्धमान है। अगला, यदि दो मान x1 और x2 हैं, जहां x1 f(x2) से छोटा है और इन बिंदुओं पर फलन का मान f(x1) व f(x2) है, तो फलन ह्रासमान फलन कब कहलाता है? यदि f(x1) f(x2) से बड़ा हो। यानी x1 तो x2 से छोटा है, लेकिन जो हमारा f(x1) आ रहा है वो f(x2) से बड़ा आ गया, यानी इसका जो आकृति बनेगी वो घटती हुई बनेगी। उदाहरण लेते हैं। दिखाइए कि f(x - 2x = 5 एक ह्रासमान फलन है। कैसे दिखाएंगे? फिर हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए R में दो बिंदु x1 और x2 हैं, जहां x1 x2 से छोटा है। हाँ, अब हम लेके चले x1 x2 से छोटा है पहले की तरह। फिर आप क्या करेंगे कि दोनों ही तरफ -2 से गुणा कर देंगे। अब क्या होता है कि -2 से गुणा, माइनस से जब भी गुणा होती है तो सर्वसमिका ऋणात्मक चिन्ह होने पर बदल जाती है। जो सर्वसमिका है ये वह ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस, यानी ये जो चिन्ह है ये लगने की वजह से बदल जाती है। यानी अगर यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो -2x1 = 5 करें दोनों ही तरफ, तो हमारा क्या बन गया, हम लेकर चले थे x1 x2, हमारा यहाँ आ गया f(x1) f(x2) से बड़ा है। तो हमारा जो फलन है वो ह्रासमान फलन हो जाएगा। थोड़ा आप इसको और जब थोड़ा और मेहनत करके एक दो आप कहीं से इधर उधर फलन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये इसी उदाहरण को आप फिर से अगर एक बार अपनी अपनी किसी नोटबुक में या अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम प्रथम अवकलन परीक्षण। तो प्रथम अवकलन परीक्षण क्या है कि मान लीजिए कि अंतराल f के अंतराल a b पर संतत और विवृत अंतराल a b पर अवकलनीय है। कि मान लीजिए जो f है वह अंतराल a b पर संतत और विवृत अंतराल a b पर अवकलनीय है। ठीक है, तब
ए बी में वर्धमान है, ए बी में जो हमारा फलन f है वह वर्धमान है यदि प्रत्येक x, हर एक बिंदु x जो ए बी में है, जो इस अंतराल में है, उसके लिए जो हमारे f का अवकलन है f डैश x, ये f डैश x f का अवकलन है, यदि 0 से बड़ा होता है तो f वर्धमान है। याद रखिएगा कि यदि, फिर से पढ़ते हैं, मान लीजिए कि f अंतराल ए बी पर संतत और विवृत अंतराल ए बी पर अवकलनीय है, तब हमारा जो फलन f है वह ए बी में, फिर से पढ़ते हैं, ए बी में f वर्धमान है यदि प्रत्येक x ए बी में जो है उसके लिए हमारा f, हमारा फलन अवकलनीय होगा, यानी f डैश x 0 से बड़ा होगा। ए बी में f ह्रासमान तब कहलाएगा, आप समझ गए होंगे, यदि प्रत्येक x a बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x 0 से छोटा है। यानी ए बी में, ये पूरा एक अंतराल है ए बी में, जो f है हमारा फलन है, वह ह्रासमान कब कहलाएगा, यदि प्रत्येक x a जो बिलोंग्स टू ए बी के लिए, यदि हर बिंदु ए बी में हर बिंदु x के लिए f डैश x यानी f का अवकलन 0 से छोटा है। 0 से बड़ा, हमारा f डैश x 0 से बड़ा यानी वर्धमान प्लस प्लस, और f डैश x 0 से छोटा तो ह्रासमान माइनस माइनस, ऐसे याद रखिएगा। ए बी में अचर, ए बी में f अचर फलन है यदि प्रत्येक x ए बी, प्रत्येक बिंदु ए बी के बिंदु के लिए f डैश x 0 है, यानी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। चाहिए पढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी उत्पत्ति समझा देती हूँ कि कैसे है, उदाहरण से पहले। तो पहला पार्ट है कि हमने क्या पढ़ा था कि f जो फलन जो है वह एक अंतराल में है, ए बी में है, तो ए बी में f वर्धमान है यदि प्रत्येक बिंदु x के लिए f डैश x 0 से बड़ा है। तो मान लीजिए x1 x2 हमारे ए बी में है और वो इस प्रकार है कि x1 x2 से छोटा है, तब मध्यमान प्रमेय, ये मध्यमान प्रमेय आपने अपने पाठ 5 में पढ़ा होगा, एक बार फिर से जाइए पाठ 5 की वीडियो देखिए, वहां आपको मध्यमान प्रमेय अच्छे से समझाया गया है। से x1 और x2 के मध्य एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx2, अब आपने क्या करा, यहाँ ये हम क्या यूज कर रहे हैं, मध्यमान प्रमेय। तो उस मध्यमान प्रमेय से हमें क्या पता है कि अगर आप दो बिंदुओं x1 और x2 पे fx2 माइनस fx1 करते हैं तो उसका जो मान आता है वो f डैश c गुणा x2 माइनस x1 जैसा होता है। आप इसको उधर ले जाएं, क्योंकि आपको पता है f डैश c वैल्यू जो है, क्योंकि वह fx जो है वो बड़ा है, तो f डैश c 0 से बड़ा है, तो इसी वजह से fx2 माइनस यानी fx2 घटा fx1 0 से बड़ा हो जाएगा। यह राशि 0 से बड़ी है, इसीलिए यह राशि भी 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x2 x1 से बड़ा है, तो x2 जो घटा x1, x2 माइनस x1 जो होगा ये वो 0 से बड़ा होगा। f डैश c हमें 0 से बड़ा दिया गया है, इसी वजह से fx2 माइनस fx1, fx2 घटा fx1 0 से बड़ा होगा। इस वजह से इसको आप इधर ले जाएंगे, fx2 fx1 से बड़ा होगा। तो इसीलिए ए बी के सभी x1 x2 के लिए x1 यदि x1 लेस देन x2 है, x1 x2 से छोटा है, इसका मतलब fx1 भी fx2 से छोटा होगा। अतः हमारा ए बी f में जो हमारा f है, जो हमारा फलन है, वह ए बी में वर्तमान फलन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिया गया है यहाँ के लिए, f डैश x यदि 0 से छोटा है, तो ए बी में यानी एक अंतराल में f ह्रासमान होगा यदि प्रत्येक प्रत्येक बिंदु x ए बी में जो है उसके लिए f डैश x 0 से छोटा है। तो मान लीजिए x1
x2 दो संख्याएं, दो बिंदु हैं जो ए बी में है, इस प्रकार है कि x1 x2 से छोटा है, फिर से वही, तब मध्य मान प्रमेय से x1 और x2 के मध्य एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx2 घटा fx1 ऐसे है कि वह f' गुणा x2 माइनस x1 के बराबर होगा। यह हमें आता है मध्यमान प्रमेय से। फिर अब क्योंकि हमें दिया है कि f' यहाँ पर आप f' यहाँ रखेंगे तो f' 0 से छोटा है, तो fx2 घटा fx1 यह वैल्यू, यह मान हमारा 0 से छोटा होगा, क्योंकि यह 0 से छोटा, यह 0 से बड़ा है। ठीक है, x2 x1 से बड़ा है तो यह तो 0 से बड़ा है, लेकिन यह चीज, यह जो वैल्यू है, यह मान 0 से छोटा है, इसलिए यह पूर्ण रूप से 0 से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए fx2 घटा fx1 0 से छोटा है, fx2 fx1 से छोटा है। इसलिए हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि यदि fx1 x2 से छोटा है, लेकिन अगर fx2 fx1 से, यानी fx1 fx2 से बड़ा आ जाए, तो मान ली, तो यह पता चल जाता है कि हमारा f फलन ह्रासमान फलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति फिर हमारा वह बहुत ही सिंपल हो गया। फिर से हमें अब यहाँ आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमें f' 0 दिया गया है, तो मान लीजिए fx दो बिंदु हैं x1 और x2 जो कि a b में है, वह इस प्रकार है कि x1 x2 से छोटा है। तब मध्यमान प्रमेय से x1 और x2 के मध्य एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि fx2 fx1 माइनस fx1 fx2 घटा fx1 f' x2 माइनस x1 के बराबर होगा, f' गुणा x2 माइनस x1 के बराबर होगा। यह फिर से हमारे पास पॉजिटिव, ये 0, ये तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, लेकिन यह हमारे पास आ गया 0। तो 0 गुणा कुछ भी करेंगे तो उसका उत्तर 0 ही आएगा, चूंकि हमें दिया गया है ये। तो fx2 माइनस fx1 0 के बराबर आ गया, यानी fx2 और fx1 बराबर आ गया। इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी x1 और x2 के बदलने का। इसीलिए हमारा जो फलन है f, वह ab में अचर फलन है। हमने आपका प्रथम अवकलन जो परीक्षण है वह उत्पत्ति के साथ आपको दिखा भी दिया कि इस तरीके से वह सच माना जाता है, इस तरीके से वह प्रूव हो सकता है। तो कुछ उदाहरण पढ़ते हैं अब। उदाहरण 8 है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन क्या दिया है, f(x) बराबर x³ घटा 3x² जमा 4x, जो जहां की x वास्तविक रेखा, वास्तविक संख्या है, x r में है, r यह फलन r पर वर्धमान है। r क्या है, r वास्तविक रेखा है, वास्तविक संख्याओं का एक समूह है। ठीक है, तो अब हल कैसे करेंगे। fx दिया है हमें, फलन दिया है x³ घटा 3x² जमा 4x। तो अब हम सबसे पहले क्या, हमने पीछे पढ़ा कि हमें क्या हमें क्या यहाँ पर दिखाना है कि वर्धमान है r पर। तो हमें यहाँ आपने पढ़ा होगा कि हम देख रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या, किसी भी बिंदु x पर, किसी अंतराल में यदि किसी बिंदु x पर यदि हमें वर्धमान दिखाना है, तो यानी हमें दिखाना होगा कि ये जो f' आया है वह 0 से बड़ा है। तो f' 3x² घटा 6x जमा 4 आ गया। तो अब 3x² घटा 3x जमा 3 जमा 4 1, हमने 4 को अलग अलग कर दिया, विभाजित कर दिया। तो 3 यहाँ से हमने लिया कॉमन, यानी 3 लिया बाहर ब्रैकेट के, x² घटा 2x जमा 1 जमा 1 अलग से हमें ऊपर से दिया था। यह आप थोड़ी ट्रिक सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा, थोड़ा और आप अलग अलग किताबें देखिए, इधर उधर आपको समझ आएगा। तो हम क्या देख रहे थे, 3 गुणा x² माइनस 2x जमा 1 जमा 1 अलग से। तो इसका यह हमारी क्या राशि यह पूरा का पूरा एक हमारी ये बन गई कि 3 गुणा x
घटा 1 का स्क्वायर बन जाएगा पूरा। यह क्योंकि यह जो है ये आप a स्क्वायर जो a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसका इस्तेमाल करके हमने ये लिख दिया। तो 3 गुणा x घटा 1 का स्क्वायर जमा 1, यह हमारा 0 से बड़ा आ गया क्योंकि हर एक इकाई हमारी यहाँ 0 से बड़ी है। तो सभी x r में जो है, सभी x जो r में है, जो कि वास्तविक रेखा पर हैं, वास्तविक रेखा के समूह में है, उसके लिए हमारा जो f डैश x है वह 0 से बड़ा आ गया। इसका मतलब हमारा फलन r पर क्या है, वर्धमान है। तो आज हमने पढ़ा कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन क्या होते हैं। प्रथम अवकलन परीक्षण के द्वारा वर्धमान तथा ह्रासमान फलन कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हमने पढ़े उदाहरण 7 व 8। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 9, 10, 11, 12 व 13, और फिर परिभाषा नंबर 3 उच्चतम तथा निम्नतम क्या होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।